हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम अगेन। अच्छा, सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव कैसे होती है? अच्छा, प्रीवियस कुछ लेक्चर पहले आपने पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वहाँ पे तो आपने बात की थी जब हम स्टैंडिंग वेव की खास तौर पे बात कर रहे थे। एग्जैक्टली इसी तरह से अब हम आते हैं स्टैंडिंग वेव की तरह आम तौर पे ट्रैवलिंग वेव की सुपरपोजिशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा समझ लें बेटा। अच्छा, ये मैं थोड़ा पहले आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। मिसाल की तौर पे कोई भी दो वेव्स हैं, ठीक है? अच्छा, देयर आर टू वेव विच आर मूविंग इन द सेम मीडियम एंड बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट में जा रहे हैं। मिसाल की तौर पे ये एक वेव है जो कि राइट प्लेन में जा रही है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, और इसका जो अपना एम्पलीट्यूड है, मिसाल की तौर पे हम कह सकते हैं ए एम्पलीट्यूड या ए नॉट है, इसकी अपनी वेवलेंथ भी है, तो डेफिनेटली इसका अपना फ्रीक्वेंसी भी होगा। और इस तरह की वेव आप किस तरह से लिख सकते हैं? अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात की जाए ना, तो इफ दिस वेव इज मूविंग टू द राइट, तो मैंने चंद लेक्चर पहले आपको ये बता दिया था, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड, मतलब वेव अगर राइट में जा रही है ना, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा होगा, पहले आपने ये देखना होगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका साइन वेव है ना, तो हम बात करेंगे साइन थीटा की। अच्छा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये के क्या है मैंने पहले भी बता दिया, ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट समझा जाता है, और ये के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोपेगेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, दिस इज द वेव व्हिच इज मूविंग टू द राइट। अच्छा, थोड़े ही डिस्टेंस पे, मतलब थोड़े डिस्टेंस पे एक और वेव है जो कि राइट में जा रही है। मिसाल की तौर पे हम कहते हैं कि भाई एक और वेव है जो कि राइट में जा रही है, मिसाल की तौर पे एक पर्टिकुलर एंगल पे या एक पर्टिकुलर फेज में एक और वेव है जो कि राइट में भी जा रही है, ये भी। अच्छा, इसका एम्पलीट्यूड और पहले वाली वेव का एम्पलीट्यूड आपस में इक्वल है, ठीक है, पहली बात ये। और इसकी फ्रीक्वेंसी और पहले वाली वेव की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज आल्सो सेम। अच्छा, हर पैरामीटर सेम है, हर पैरामीटर सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, इन दोनों का वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट भी सेम है, दोनों के दोनों साइन वेव हैं, जो स्पीड है वो भी राइट में है, ये दोनों भी राइट में जा रही है, पर ये है कि ये थोड़ा आगे पीछे है। अच्छा, आगे पीछे से मतलब ये कि इसके बीच में फेज का फर्क है, फेज मतलब थोड़ा आगे पीछे ये वेव हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे लिखेंगे? ए नॉट वही आपका, साइन आपका वही, के एक्स माइनस ओमेगा टी वही, पर कह दो कि थोड़ा बहुत फेज का फर्क है। जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। फेज डिफरेंस हम किसको कहते हैं कि ये 90 डिग्री के बाद में शुरू हुई है, या एक कंप्लीट साइकिल के बाद में शुरू हुई है, या दो कंप्लीट साइकिल के बाद में शुरू हुई है, तो उसको हम इस तरह से ऐसे लिखते हैं। चलो भाई, सुपरपोज करें इसको। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन का मतलब है इन दोनों को आपस में मिलाएं, दोनों वेव आपस में कंबाइन की जाएं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेव हम कहते हैं, ठीक है ना? अच्छा बाबा, अगर आप दोनों को कंबाइन करें तो क्या होगा? वाइल बोथ वेव कंबाइन विथ ईच अदर, जब ये आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या होता है? रिजल्टेंट वेव आपको यहां से बन के मिलती है। रिजल्टेंट वेव मतलब क्या? दोनों का एडिशन करो, y1 प्लस y2 करो। अच्छा, मैथमेटिकली पहले हम करना चाहते हैं, y1 का वैल्यू पुट करो बेटा, ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और y2 का वैल्यू पुट करो, के एक्स माइनस ओमेगा टी वही है, पर इसमें थोड़ा सा फेज का फर्क है। हम कहते हैं फेज कहते हैं इसको, 5 से हम शो करते हैं, हम फेज का फर्क है, ठीक है। अच्छा, अब ए कॉमन है ना, ए इसमें या ए नॉट आपका कॉमन है, बाकी जो बचेगा वो आप यहाँ पे लिख लें, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे भी आपका बनेगा वही आपका साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5, ये रहा आपका, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको इस्तेमाल करके इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका होता है साइन अल्फा प्लस बीटा। अब देखें जरा, मिसाल की तौर पे मैं कह दूं कि भाई ये वाला जो भी वैल्यू है
ये अल्फा का वैल्यू है और ये वाला जो भी वैल्यू है समझ लो ये बीटा की वैल्यू है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं आप लोगों ने तो पढ़ा होगा बहरहाल, जो मेडिकल वाले हैं बेटा आपने नहीं पढ़ा होगा, पर मैंने पहले ये सुपरपोजिशन में आपको बता दिया है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा यू नो ये किसके बराबर होता है, दिस वन इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। अल्फा माइनस बीटा करो अपॉन 2, मतलब ये वैल्यू आपस में प्लस करके फिर अपॉन 2 और ये सारा कुछ ऐसे करना है, ठीक है। अच्छा, ये सारी कहानी आपने यहाँ से सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी और जो रिजल्टेंट आपको वेव मिलेगी ना, वो रिजल्टेंट वेव ऐसे होगी बेटा, इट वुड बी 2 इंटू ए, 2 फार्मूला का है, ए वही आपका ए। अच्छा, अब पहले है कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा करोगे तो ये अल्फा वाला जो वैल्यू है बीटा से कैंसिल हो जाएगा, खाली वहां पे ये बचेगा फाई और अपॉन 2 वही बनेगा। अच्छा, इनटू साइन, यहां से साइन भी है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा करें, फिर देखें क्या बनता है। तो यहां पे जो आपको मिलेगा ना, दैट वुड बी के एक्स माइनस ओमेगा टी, वही आपका जो भी है वट एवर सो जो आप लिखते हो, और बाकी आपको माइनस 5/2 ऐसे मिलेगा। अच्छा, दूसरी माने में मैथमेटिकल है ये सारा कुछ ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करके। अच्छा बाबा बात सुनो, जब हम बात करते थे किसी भी वेव के एनालिटिकल ट्रीटमेंट की, मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद है, वो ये कि मेन जो आपका फंक्शन है ना, ये कौन सा है, वेव फंक्शन है, मतलब ये आपका क्या होता है, वेव, और उससे पहले जो कुछ भी होता है ये क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, एम्पलीट्यूड होता है। ये बात हम यहां से भी कर सकते हैं। अच्छा, तो सुनो इधर, ये देखो। अच्छा, ये वाला जो भी पोर्शन है ना बाबा, इसको हम बोलेंगे दैट इज व्हाट यू से कि वेव। कौन सी वेव है, साइन वेव है। अच्छा, इससे पहले जो कुछ भी होगा, मतलब वेव फंक्शन से पहले जो कुछ भी होगा वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो यहां पे एम्पलीट्यूड क्या है, 2 इंटू ए कॉस 5/2 है। और वेव कौन सी बनी इन दोनों की सुपरपोजिशन से, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5/2 ये बनी। चलो, अब वेव के सुपरपोजिशन करने से क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ता है, कम भी होता है। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वही कहानी यहां पे भी है, बताया, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन होती है मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ता है, या फिर हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन होती है, एम्पलीट्यूड में कमी आती है। अब ये कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन कब होगी, इस मामले में हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, और उसके बाद हम ये भी बात करना चाहेंगे कि डिस्ट्रक्शन कब होगी, जिसको हम यहां पे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये दोनों चीजें आप लोग समझोगे। अच्छा, पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लो पहले। मिसाल की तौर पे 2 वेव्स हैं, ठीक है। अच्छा, बोथ आर सेम इन एम्पलीट्यूड, ये वेव है, मिसाल की तौर पे हम कहते हैं y1। अच्छा, एक और वेव थी जो y2 थी, उसका भी एम्पलीट्यूड वही था, तो देखें इसके बराबर में मैं लिख रहा हूं ना। अच्छा, ये कुछ इस तरह से आपस में मिल रहे हैं कि एक वेव का क्रेस्ट के दूसरी वेव के क्रेस्ट पे ऐड होगा, और एक वेव का जो ट्रफ है वो दूसरी की ट्रफ पे। तो जब भी ऐसे होता है, क्या होता है कि क्रेस्ट इज एडेड विथ क्रेस्ट एंड ट्रफ इज एडेड विथ ट्रफ। क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ ऐड हो जाए, ट्रफ ट्रफ के साथ ऐड हो जाए, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको ज्यादा मिलेगा। कैसे मिला, मिसाल की तौर पे y1 का एम्पलीट्यूड 4 है, y2 का भी 4 है, तो जो नई वेव आपको मिलेगी वो कितने की मिलेगी, 4 + 4 = 8 एम्पलीट्यूड की मिलेगी। तो डू रिमेंबर बाबा, जो नई वेव आपको मिलेगी ना, वो मैं थोड़ा बड़ा करके ऐसे बना देता हूं ना। जो नई वेव मिलेगी आप सिंपली कह सकते हैं वो कुछ इस तरह से ऐसे मिलेगी, ऐसे।
ये जो ब्लू लाइन है ना, इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये रिजल्टेंट वेव है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ता है। अभी आपने जो देखा एम्पलीट्यूड था क्या, मतलब व्हाट वाज एक्सप्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसके बराबर में था, अभी आपने जो लिखा इट वाज 2 into a cos और ये phi upon 2 वही है। देखें एम्पलीट्यूड बढ़ेगा कब, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा बढ़ता है। अब यार आप ही बता दो भला वो कौन सी वैल्यू है जहां पे cos थीटा मैक्सिमम है, या भला पहले मुझे बता दो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ±1, क्योंकि जब ये cos थीटा मैक्सिमम होगा तो ये जवाब भी मैक्सिमम आएगा, है ना। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, हम सिंपली ये कह सकते हैं कि cos जो थीटा है ना, ये जो cos थीटा की वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल टू +1 और -1। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सी ये वैल्यू मुमकिन है। चलो भाई बड़ा सिंपल है, cos ले जाएं सामने तो ये phi upon 2 क्या बनेगा, cos इनवर्स 1। अब कौन सी एंगल है जिसपे cos इनवर्स 1 होता है, तो देखो कौन सी वो वैल्यूज हैं, 0 डिग्री पे cos 0 1 है, और कितना 2 पाई पे भी cos 1 होता है, और कितना 4 पाई पे भी cos 1 होता है, 6 पाई पे भी cos 1 होता है, एंड सो ऑन, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आप चाहें ना तो ये वैल्यू जो है ना वो इस तरह से ऐसे होनी चाहिए। अच्छा बाबा ये सारे के सारे वैल्यू किसके हैं, phi upon 2 के है ना, तो phi upon 2 कैन बी आइदर 0, या फिर हम कह सकते हैं 2 पाई, या फिर हम कह सकते हैं 4 पाई, या फिर हम कह सकते हैं 6 पाई, एंड सो ऑन। अच्छा तो यहां से हमें ये phi मिल सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0 से तो 0 बनेगा, चलो 2 into 2 पाई इट वुड बी 4 पाई, 2 into 4 8 पाई, 2 into 6 12 पाई। जब भी ऐसे होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब इसका मतलब क्या, सर ये जो बता रहे हैं इसका मतलब क्या, मतलब ये सुनो, दो वेव आपस में मिल रही हैं, दोनों के बीच में कोई भी एंगल का फर्क नहीं है। क्या मतलब, दोनों एक साथ अगर मिल जाएं तो क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ ऐड हो जाएगा, ट्रफ ट्रफ के साथ ऐड हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, मसला ही हल है। सिंपली आप कह सकते हैं इस हिसाब से जो भी इंटरफेरेंस होगी दैट वुड बी व्हाट यू से कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी अगर दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस या फेज एंगल 0 है। अगर फेज 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, पक्की बात है, पहली बात ये हमें पता चल गई, ठीक है बेटा। अच्छा एग्जैक्टली इसी तरह से अगर ऐसा हो तो क्या, सुनो मिसाल की तौर पे एक वेव ये थी, अच्छा जो दूसरी वाली वेव है ना वो 2 पाई के बाद मिली, 2 पाई का मतलब क्या, एक कंप्लीट साइकिल के बाद मिली। अच्छा यहां पे मिली ना, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कितना 2 पाई है ना बेटा, तो दूसरी वाली जो वेव है एक कंप्लीट साइकिल के बाद मिली, तो इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब वेव कैसे मिलेगी, कुछ इस तरह से ऐसे मिलेगी। और अब आपके सामने है बेटा एक जैसे पोर्शन आपस में मिल रहे हैं ना, जब भी एक जैसे पोर्शन मिलते हैं तो जो रिजल्टेंट वेव है वो आपको बड़ी होके मिलती है, क्योंकि आइडेंटिकल एडिशन है, आइडेंटिकल एडिशन से क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फेज है वो 0, पर यहाँ पे जो फेज है वो कितना 2 पाई। इसी तरह से 3 साइकिल के बाद मिले, 4 साइकिल के बाद मिले, थोड़ा जनरली याद करो कि किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन पे मिले पर वो कंप्लीट साइकिल अगर हो तो डू रिमेंबर एक जैसे पोर्शन आपस में मिलेंगे। और जब भी ऐसे होता है ना तो हम सिंपली कह सकते हैं द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो यही रीजन है कि आप लोग पढ़ते हो, आपको मैंने पहले भी बता दिया था जब हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव जनरली कर रहे थे, वहां पे भी इसी तरह की एग्जैक्टली कहानी थी, ठीक है ना। अच्छा ये रहा कंस्ट्रक्टिव, भला ये कहानी डिस्ट्रक्टिव में हम कैसे डील कर सकते हैं, तो थोड़ा इस पे बात हो जाए। डिस्ट्रक्शन, तबाही, खत्म हो जाना। अब ये कैसे खत्म होंगी वेव, थोड़ा पहले मैं डायग्राम बना के आपको बता दूं। मिसाल की तौर पे बाबा एक वेव है जो ऐसे थी, कौन सी वाली वेव है, ये है y1। अच्छा जो दूसरी वाली वेव है ना वो एक साथ शुरू नहीं हुई, एक पर्टिकुलर एंगल के बाद शुरू हुई। ये कितनी एंगल है, 180 है ना, मतलब आधा साइकिल, क्या मतलब बेटा 180। ये यहां पे ऐसे मिली। अच्छा भाई जब ऐसे मिलेगी तो क्या होगा, थोड़ा इस पे बात हो जाए। तो सुनो जरा, y2 ये है आपका, पता
पता है क्या हो रहा है इसमें? उल्टे पोर्शन मिल रहे हैं। एक वेव का क्रेस्ट है तो दूसरी वाली वेव का ट्रफ है, और अगर एक वेव का ट्रफ है तो दूसरी वेव का क्रेस्ट है। जब भी ऐसे होता है तो वेव आपस में कैंसिल कर जाते हैं। कैंसिलेशन से डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही होती है। किस चीज की? एम्पलीट्यूड की तबाही होती है, का मतलब वेव खत्म हो जाती है। तो दूसरी माने में आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका एम्पलीट्यूड का फार्मूला था, सुनो, एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या था बेटा? अभी मैंने आपको मैथमेटिकली जो बताया उसी हिसाब से हम बात करना चाहते हैं। एम्पलीट्यूड जीरो कब होगा, या एम्पलीट्यूड के जीरो होने की पॉसिबिलिटी कब है? क्योंकि कैंसिल हो गए ना। देखें ये फ्लैट लाइन में बना रहा हूं। इस फ्लैट लाइन का मतलब है कि दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल कर गई। एम्पलीट्यूड जीरो, एम्पलीट्यूड जीरो कब होगा? जब cos थीटा जीरो होगा, क्योंकि cos थीटा के जीरो की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करें, जवाब जीरो आ रहा है ना आपका। तो यहां पे ऐसे हम कह सकते हैं सिंपली, अगर आप चाहते हैं कि जीरो हो जाए, जीरो को यहां पे हम बोलते हैं मिनिमा। मिनिमा तो भाई आपका cos वाला जो फंक्शन है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जब होगी तो ये सारा एक्सप्रेशन भी आपका जीरो हो जाएगा, है ना। तो यू नीड टू गो थ्रू इन दिस वे कि ये जीरो कब होता है। तो सुनो जरा, cos phi अपॉन 2 इज इक्वल टू जीरो, तो phi अपॉन 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स जीरो। अब बाबा मुझे आप ही बता दो कि कौन सी वो एंगल है जहां पे ऐसे होता है। क्या होता है कि भाई कौन सी एंगल है? दैट इज व्हाट यू से कि पाई अपॉन 2 cos 90 जीरो होता है। cos 90 क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, जीरो। अच्छा, और 3 पाई अपॉन 2 cos 270 भी जीरो होता है, और 5 पाई अपॉन 2 जीरो होता है, और 7 पाई अपॉन 2 जीरो होता है, एंड सो ऑन। अच्छा, इसका मतलब ये मिला कि फाई अपॉन 2 या तो पाई अपॉन 2 है, अच्छा फाई अपॉन 2 या तो 3 पाई अपॉन 2 है, फाई अपॉन 2 या तो 5 पाई अपॉन 2 है, एंड सो ऑन, ऐसे ना बाबा। तो यहां से हमें ये पता चला अगर 2 और 2 कैंसिल कर जाएं तो फाई इज इक्वल टू पाई, मतलब दो वेव जब पाई के डिफरेंस पे मिलेंगे तो पक्की बात है ये डिस्ट्रक्शन करेंगे। और दूसरी बात ये 2 और 2 कैंसिल, 3 पाई पे मिलेंगे तो भी कैंसिल करेंगे। अच्छा, 2 और 2 कैंसिल, 5 पाई पे मिलेंगे तो भी कैंसिल करेंगे। अब ये कैंसिलेशन कैसे होती है मैं डायग्राम बना के आपको देता हूं। तो सुनो जरा बाबा, एक वेव है ये, जो दूसरी वाली वेव है ना वो पाई के बाद मिली। पाई मतलब आधा साइकिल, हाफ साइकिल। ये रहा आपका पाई, पाई के बाद मिली, यहां से मिली ना। और जब भी ऐसे होता है तो आपके सामने है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। चलो दूसरा वाला क्या बोल रहा है, दूसरा वाला क्या बता रहा है, दूसरे जो एक्सप्रेशन है उसका मतलब क्या, तो यहां से भी हम बता सकते हैं भाई। दूसरा बोला कि 3 पाई के बाद 3 हाफ, ये एक पाई, ये दूसरा वाला पाई, ये तीसरा वाला पाई, मतलब यहां से लेकर यहां तक 3 पाई। दूसरी वेव 3 पाई के बाद शुरू करो। जब आप 3 पाई के बाद शुरू करोगे तो भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, अभी भी जीरो बनेगा। 5 पाई के बाद फिर भी ऐसे होता है, 6 नहीं 7 पाई के बाद, मतलब जब भी ऐसे होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका कम होगा। डिस्ट्रक्शन इज व्हाट यू से कि डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट वी कैन से इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। तो वेव में आपको ज्यादा लाउडनेस सुनाई देगी। एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है का मतलब क्या कि आवाज आपको बहुत ज्यादा तौर पे सुनाई देगा, और एम्पलीट्यूड कम हो जाने का मतलब क्या कि आवाज सुनाई नहीं देगा। हो रहा है, आवाज पैदा भी हो रहा है, पर दो वेव की सुपरपोजिशन के हिसाब से हम सिंपली बात कर लें कि हमें आवाज सुनाई नहीं देता। तो ये एक छोटी सी कहानी सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है बेटा, तो उसको नोट कर लें। इसके हिसाब से इसी सुपरपोजिशन को इस्तेमाल करके हम बात करेंगे बीट की, खासतौर पे इसका स्पेशल एक टाइप है, बीट कैसे पैदा होती हैं, जो कि बेहतरीन एक एग्जांपल है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव के हिसाब से। तो ये आप फिलहाल नोट कर लें, इंशाल्लाह जो आपका कमिंग पोर्शन होगा उसमें हम बीट के हिसाब से भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, खुश रहो।